वैश्विक राजनीति के लिए अक्सर कहा जाता है कि अगर पड़ोसी मुल्क से संबंध अच्छे हों तो आप खुद को काफ़ी हद तक सुरक्षित मानकर चलते हैं, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे पड़ोसी संकट के समय अपने पड़ोसियों का साथ देते हैं। लेकिन इसके उलट जिनके पड़ोसी खराब होते हैं उनके बीच हमेशा तनातनी होती रहती है। ऐसी ही कुछ तनातनी इन दिनों पश्चिम एशिया के दो पड़ोसी देशों के बीच देखने को मिल रही है। दरअसल यूरोप के पूर्वी हिस्से में लगी एक आग अभी बुझी नहीं है कि अब वेस्ट एशिया में भी चिंगारी भड़कने की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन, रूस और इजराइल हमास के मसले पर दुनिया दोनों पक्षों को शांत करने में लगी ही हुई है कि उधर ईरान अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर आग बबूला हो रहा है। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। पिछले कुछ दिनों में इराक और सीरिया के बाद पाकिस्तान तीसरा देश है जहां ईरान ने हमला किया है। हालांकि ईरान ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि उसके हमलों का निशाना आतंकवादी समूह जैश अल अदल के अड्डे थे, न कि पाकिस्तान की आम जनता। वहीं ईरानी हमले के अगले दिन ही पाकिस्तान ने भी दावा किया कि उसने ईरान में बसे आतंकवादी संगठन पर हमला किया है। इस सब वाक़ये के बीच यह सवाल उठता है कि आखिरकार ईरान ने आक्रामक रुख क्यों अपनाया है? पाकिस्तान पर ईरानी हमले के क्या मायने हैं? इस घटना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान एशिया महाद्वीप के पश्चिमी दिशा में बसे दो देश जो करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इस सीमा के पार सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हमेशा विकसित हुए हैं, लेकिन बीते कुछ समय से दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव की स्थिति ने समय के साथ आक्रामक रूप ले लिया। यही कारण है कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला बोला। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ईरान ने ये हमला तब किया है जब पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ की मुलाकात दावोस में ईरानी विदेश मंत्री से हुई है। इसके साथ ही इन दिनों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के दौरे पर पहुंचे थे। ऐसे में पाकिस्तान पर हुए इस हमले को कई अलग रूप दिए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर ईरान ने सफाई देते हुए बताया कि उसने चरमपंथी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों पर हमला किया है। यह हमला मुख्यतः पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के लिए मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। चरमपंथी समूह जैश अल अदल की बात करें तो इस समूह का ईरानी सीमा पुलिस पर बमबारी और अपहरण की जिम्मेदारी लेने का इतिहास रहा है। बीते दिनों भी ईरान की एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया था जिसकी जिम्मेदारी इस समूह ने ही ली थी। खुद पर हुए हमले से बौखलाए ईरान ने इस एयर स्ट्राइक के जरिए हमले का बदला लिया है। दरअसल बीते कई दिनों से ईरान अपने आक्रामक रुख से पाकिस्तान को आगाह कर रहा था और आखिरकार सुलगती चिंगारी ने आग का रूप लेकर पाकिस्तान पर हमला बोल ही दिया। वहीं पाकिस्तान ने इस हमले का कड़ा विरोध कर कहा कि यह उनकी संप्रभुता पर हमला है। इस उठापटक के बीच ईरान और पाकिस्तान के संबंधों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि शुरुआती दौर में ये दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते थे। भारत पाक बंटवारे के बाद ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। ईरान में ही पाकिस्तान ने अपना पहला दूतावास खोला था। शीत युद्ध के समय भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते रहे और एक ही भू राजनीतिक धड़े का हिस्सा रहे। इसके अलावा साल 1965 और 1971 में उसने भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की मदद भी की थी। जानकारों के अनुसार उस दौर में ईरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोनर देश भी था। विदेशी मसलों के जानकारों की माने तो दोनों देशों की दोस्ती में धार्मिक मतांतर के कारण खटास पैदा हो गई। वहीं 1990 के दशक तक आते आते दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आने लगी। दरअसल ईरान पर पाकिस्तान के जरिए देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के आरोप लगते रहे, तो दूसरी तरफ ईरान को भी पाकिस्तान की अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को समर्थन गंवारा नहीं था। वहीं मौजूदा समय में पाकिस्तान और ईरान दोनों ही कई देशों और क्षेत्रों में भी गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सिस्तान और बलूचिस्तान इलाके में सीमा पर तनाव दोनों पड़ोसियों के बीच रणनीतिक तौर पर समस्या बढ़ा रहा है। हालांकि इन सब के दरमियान दोनों देशों का रुझान भारत की ओर बढ़ता नजर आया। जहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियां
दोस्ती में बदलती नजर आईं। भारत ईरान संबंधों की बात करें तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ईरान के बारे में कहा था कि उद्गम और इतिहास के मामले में भारत और ईरान के लोगों में जितनी समानता है उसका दूसरा उदाहरण शायद ही मिलेगा। साल 1947 से पहले भारत की पश्चिमी सीमा ईरान से लगती, वहीं आज़ादी के बाद पाकिस्तान नया मुल्क बना और अब उसकी पश्चिमी सीमा ईरान से मिलती है। भले ही बॉर्डर्स अलग हो गए हों मगर साझी विरासत से अलग नहीं हुआ जा सकता। दोनों ने एक दूसरे की सांस्कृतिक, भाषा, कला और आधिपत्य समेत कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। मसलन भारत और ईरान दोनों दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का हिस्सा रहे हैं। अपने संबंधों को नया रूप देते हुए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के साथ आर्थिक साझेदारी भी मजबूत हुई है। गहरे होते रिश्तों का ही परिणाम है कि साल 2018 में ईरान ने समझौते के तहत चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से का नियंत्रण भारत को देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि यह समझौता पाकिस्तान, चीन समेत कई देशों को अखर रहा है, क्योंकि भारत के लिए चाबहार पोर्ट एक गेटवे की तरह काम करेगा और बिना पाकिस्तान की सहायता से अफगानिस्तान और गल्फ सी तक भारत की पहुंच को आसान बनाता है। भारत, ईरान और पाकिस्तान के इस ट्रायंगल को देखें तो मालूम होता है कि एक तरफ जहां भारत के ईरान संग बेहतर रिश्ते हैं तो वहीं पाकिस्तान और भारत के रिश्ते की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि इससे मानव सभ्यता विनाश की ओर ही बढ़ती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक और विश्व पहले से ही युद्ध की आग में झुलस रहा है, तो क्या ईरान, पाकिस्तान भी युद्ध की विभीषिका बढ़ाएंगे या फिर देश हित के दृष्टिकोण से मौजूदा हालात को बातचीत और कूटनीतिक स्तर पर हल करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर दृष्टि IAS के सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 20% से लेकर 50% तक की छूट है। ये ऑफर 21 से 25 जनवरी तक उपलब्ध है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में उत्तर कोरिया के साथ तनाव गहराने पर अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। यह त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास 3 दिनों के लिए दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के जल क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में तीनों देशों के 9 युद्धपोत सम्मिलित हुए, जिनमें अमेरिकी विमान वाहक कार्ल विन्सन और दक्षिण कोरिया व जापान के एजिस विध्वंसक शामिल थे। इस अभ्यास का उद्देश्य उत्तर कोरियाई परमाणु मिसाइल और पानी के नीचे के खतरों के खिलाफ देशों की संयुक्त निरोध और प्रतिक्रिया क्षमताओं को तेज करना है। इसके अलावा इस अभ्यास में सेना को सामूहिक विनाश वाले हथियारों के अवैध समुद्री परिवहन को रोकने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। लाल सागर में बढ़ते विवाद के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिकी सरकार ने यमन के हौथी विद्रोहियों को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने की घोषणा की है। दरअसल इन दिनों रेड सी में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को हौथी समूहों ने अपना निशाना बनाया है, जिसके कारण एशिया और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बाधित हुआ है। इन हमलों के जवाब में अमेरिका ने यमन में हौथी ठिकानों पर हमले शुरू करने के बाद इस समूह को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादियों के रूप में फिर से सूचीबद्ध करने का कदम उठाया। मिसाइल परीक्षण की कड़ी में उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक वॉरहेड से सुसज्जित एक नई ठोस ईंधन मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल को नए मल्टी स्टेज हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल इंजन और एक इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक पैंतरेबाजी नियंत्रित वॉरहेड की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठोस ईंधन मिसाइलों को अधिक तेजी से लॉन्च किया जा सकता है और उन्हें स्थानांतरित करना और छिपाना आसान होता है, जिससे सैद्धांतिक रूप से इन मिसाइलों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ये हथियार प्रणालियां संभावित रूप से अपनी गति और गतिशीलता के कारण क्षेत्रीय मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए चुनौती पैदा कर सकती हैं। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव के मुद्दों को रेखांकित करते हुए संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।